हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस फार्मेकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे पास्ट ईयर में INI सेट और नीट पीजी दोनों में ही काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो इस सेकेंड ईयर यूसी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे सीरम कैल्शियम का लेवल कैसे इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा विटामिन डी, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या रोल होता है बोन मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा हम सीरम फॉस्फेट पे भी नज़र डालेंगे। हम ऑस्टियोपोरोसिस समझेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस आखिर कहते किसे हैं, और फिर हम समझेंगे जो बोन फॉर्मिंग सेल होती है और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं उनके एक्शंस को। एक बार उनका एक्शन समझ लिया तब उनका ऑस्टियोपोरोसिस में रोल समझेंगे, और फिर ड्रग्स अफेक्टिंग ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ेंगे, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक कर पाएँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन मेटाबॉलिज्म से। तो तीन फैक्टर्स मेनली बोन के मेटाबॉलिज्म, दैट इज बोन फॉर्मेशन और बोन डिसोल्यूशन में हेल्प कर। तो तीन फैक्टर्स हैं, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी सीरम कैल्शियम को बढ़ा देता है। अब एक बार सीरम कैल्शियम बढ़ गया, उनसे कैल्शियम बोन में भी जाएगा, तो बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेट होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विटामिन डी को ऑस्टियोपोरोसिस में देना फ़ायदेमंद होगा। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि दो तरह की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं वो बोन फॉर्मेशन करवाती हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं वो बोन को डिसॉल्व करवाती हैं, यानी बोन डिसोल्यूशन या बोन रिजॉर्प्शन करवाती हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल ऑस्टियोपोरोसिस में इनहिबिट हो जाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल का फंक्शन बढ़ जाता है, जिससे बोन डिसोल्यूशन हो जाता है। हमें इसे रिवर्स करना है। तो विटामिन डी क्या करता है? सीरम में कैल्शियम बढ़ाता है, जिससे थोड़ा बहुत कैल्शियम बोन में चले जाता है, तो बोन फॉर्मेशन स्टिमुलेट होगा। उसके अलावा कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन डिफरेंट मैकेनिज्म में वर्क करता है। कैसे? कैल्शियम लेके बोन में डाल देता है। अब अगर सीरम से कैल्शियम लेके बोन में डाला तो सीरम कैल्शियम कम होगा, पर इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं, क्योंकि बोन में तो कैल्शियम बढ़ाएगा ना, सीरम में कम कर रहा है कैल्सिटोनिन कैल्शियम, बट बोन में बढ़ाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन अपोजिट वर्क करते हैं। जहाँ कैल्सिटोनिन सीरम में कैल्शियम कम करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन सीरम में कैल्शियम बढ़ाता है। पर अनलाइक विटामिन डी, ये हम ऑस्टियोपोरोसिस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब नहीं दे सकते, बल्कि पैराथायरॉयड हार्मोन तो ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है। अच्छा, समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो, विटामिन डी सीरम में कैल्शियम बढ़ा रहा था, जिसके कारण कुछ कैल्शियम वो बोन को भी दे रहा था। अब तुम खुद ही सोचो कि सीरम में कैल्शियम बढ़ गया, तो विटामिन डी बोलता है, सीरम बोलता है भाई इतने कैल्शियम का मैं क्या करूं, तो थोड़ा बहुत वो बोन में दे देता है। पर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? वो बोन से ही ले लेता है कैल्शियम। मतलब जब बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ तो वो बोन डिसोल्यूशन करवाया, बोन से कैल्शियम खींचा और उसे कहाँ पे पंप कर दिया? सीरम में पंप कर दिया। तो जिससे सीरम में कैल्शियम तो बढ़ेगा, पर वो बोन से लेकर बढ़ेगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं देंगे। अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली उनके दो मैकेनिज्म है मेन। एक तो या तो वो इनहिबिट कर सकती हैं ऑस्टियोक्लास्ट को, यानी बोन डिसोल्यूशन को इनहिबिट कर सकती हैं, जिससे बोन डिसोल्यूशन इनहिबिट हो सकता है, या फिर ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे बोन फॉर्मेशन बढ़ सकता है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हैं, और ऐसी ड्रग्स भी हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट भी करती हैं और ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मेशन को बढ़ावा भी देती हैं। यानी ये दोनों मैकेनिज्म से वर्क करती हैं, ये वाली कैटेगरी वाली ड्रग्स।
तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स देखते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं कैल्शियम और विटामिन डी, जो कि हम डाइटरी इंटेक से लेते हैं या फिर सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रग्स इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट में आ जाती हैं हमारी कैल्सिटोनिन, बिसफॉस्फोनेट्स, ईस्ट्रोजन, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, उसके अलावा डिनोसोमैब और कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स। ड्रग्स स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट में आ जाती हैं पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग्स PTH 1 to 34, इसको मैं अभी वीडियो में आगे समझाऊंगा। और डुअल एक्शन ड्रग्स में आ जाती हैं स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट और रोमोसोजुमैब। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की बात करें तो कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो हम बोलेंगे कि आप लगभग 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम लो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सप्लीमेंट से भी हो सकता है और डाइटरी इंटेक से भी हो सकता है। कुल मिला के दिन में 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। तो हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि 200 मिलीग्राम पर डे तो लगभग डाइट से मिल जाएगा, तो हम 500 मिलीग्राम पर डे की 2 टैबलेट चला देते हैं उसे, जिससे उसका 1000 मिलीग्राम पर डे का सप्लीमेंट से हो गया और 200 मिलीग्राम पर डे उसने डाइट से ले लिया। इसके अलावा विटामिन डी का हम बोलते हैं 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ड्रग्स इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट में सबसे पहली ड्रग है बिसफॉस्फोनेट्स। बिसफॉस्फोनेट्स में 3 मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एलेंड्रोनेट, रिजेंड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट। ये 3 आपको याद रखनी है। इनमें एलेंड्रोनेट और रिजेंड्रोनेट तो हम ओरली लेते हैं और जोलेंड्रोनेट हम IV लेते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस जैसी क्रॉनिक बीमारी में आप सोचेंगे कि कोई भी ड्रग IV लेने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये बीमारी तो लंबी चलेगी, तो IV ड्रग अप्रूव ही कैसे हुई, पेशेंट बार बार IV इन्फ्यूजन्स कैसे लेगा, है ना। पर बात ये है कि जो जोलेंड्रोनेट है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। मतलब इसे एक बार ले ली तो ये कई दिनों तक अपना इफेक्ट दिखाएगी। कितने दिनों तक? इसे एक बार लेने के बाद इसका ड्यूरेशन है 365 डेज, यानी एक बार ले ली तो अगले साल ही नेक्स्ट जोलेंड्रोनेट का IV इन्फ्यूजन लगवाना पड़ेगा। तो ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है इन तीनों में से। उसके अलावा ये बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग है, जिसकी वजह से इसे IV देना हमने अप्रूव कर दिया। अब बिसफॉस्फोनेट्स के यूजेस क्या हैं? बिसफॉस्फोनेट्स ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस के किसी भी टाइप में ड्रग ऑफ चॉइस बिसफॉस्फोनेट्स ही है। मतलब आपसे किसी भी तरीके का ऑस्टियोपोरोसिस बोले वो और पूछे उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको बिसफॉस्फोनेट्स ही आंसर करना है, भले ही वो ऑस्टियोपोरोसिस किसी भी वजह से हो। उसके अलावा मेलिग्नेंसी होती है, तो फिर किसी भी कैंसर में से एसोसिएटेड होता है। हाइपर कैल्सीमिया, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर से एसोसिएटेड होता है। मोर देन 90% ऑफ कैंसर्स में हाइपर कैल्सीमिया देखा जाता है। तो उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी बिसफॉस्फोनेट्स ही हैं। उसके अलावा अर्ली स्टेजेस लेट स्टेजेस में नहीं, याद रखना है, केवल अर्ली स्टेजेस ऑफ पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन में भी हम बिसफॉस्फोनेट्स ही देते हैं। अब हम देख लेते हैं बिसफॉस्फोनेट्स के साइड इफ़ेक्ट। तो बिसफॉस्फोनेट्स के 3 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो है वो ईजोफेजियल टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, जिसे हम ईजोफेजाइटिस भी बोल सकते हैं। बेसिकली ईजोफेगस का इन्फ्लेमेशन कर देते हैं बिसफॉस्फोनेट। उसके अलावा ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ मैंडिबल करते हैं, और जोलेंड्रोनेट रीनल फेलियर के रिस्क बढ़ा देता है। हमने बिसफॉस्फोनेट का साइड इफ़ेक्ट पढ़ा ईजोफेजाइटिस। तो क्या इससे प्रिवेंशन का भी कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। ईजोफेजाइटिस ना होने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एडवाइस करते हैं जो भी ये ड्रग्स हैं बिसफॉस्फोनेट, ये आप एम्प्टी स्टमक लो। एम्प्टी स्टमक क्यों? क्या पॉइंट है एम्प्टी स्टमक लेने का? कि खाली पेट होगा तो जल्दी से ड्रग स्टमक के डीपर सेक्शंस या फिर लोअर सेक्शन में चली जाएगी, जिससे रीगर्गिटेशन का चांस मिनिमल हो जाएगा। उसके अलावा फुल ग्लास ऑफ वाटर से लो,
और अपराइट रहो, ताकि वापस वो इजोफेगस में ना आ जाए ड्रग, रीगर्गिटेशन ना हो। जो सेकंड चीज़ हम ले सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, वो है ईस्ट्रोजन। तो हम समझते हैं, तो ईस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल में बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। क्या ईस्ट्रोजन ने बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज किया? पर होता क्या है कि मीनोपॉज के बाद फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। अब अगर ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर गया फीमेल में, तो बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि हमने बोला था कि ईस्ट्रोजन ही तो बोन रिजॉर्प्शन को रोक के रखता है। तो जैसे ही मीनोपॉज हुआ, ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हुआ, बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, तो ये क्या करेगा? ये ऑस्टियोपोरोसिस करवा देगा पोस्ट मीनोपोजल फीमेल में। तो आप सोचोगे कि क्योंकि पोस्ट मीनोपॉज फीमेल में ईस्ट्रोजन अंदर से बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो हम एक्सटर्नली ईस्ट्रोजन दे सकते हैं। पर याद रखने वाली बात यह है कि एक्सटर्नली ईस्ट्रोजन देना भी एडवाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईस्ट्रोजन है ना, उसके कई सारे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को बढ़ाना, लिवर में ईस्ट्रोजन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ा देता है, जो कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के कारण ईस्ट्रोजन नॉट प्रेफर्ड फॉर पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहले हम क्या करते थे कि कॉम्बिनेशन थेरेपी चलाते थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक कॉम्बिनेशन बनाते थे और इसको फीमेल को देते थे अगर वो पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रही होती थी तो। बट बात यह है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कैंसर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन एंडोमेट्रियल कैंसर की तो रिस्क को कम कर देता है, पर ब्रेस्ट कैंसर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों करते हैं। तो अगर हम इनका कॉम्बिनेशन देंगे तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क सीवियरली इंक्रीज हो जाएगी। तो हम अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन को भी नहीं देते। तो फिर बात यह है कि अभी तक हमारे पास टिल नाउ नो परफेक्ट मेडिसिन, बट वी आर क्लोज। तो अभी तक कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं आई है, बट हम काफ़ी क्लोज हैं परफेक्ट मेडिसिन के। हमने एक मेडिसिन बनाई जिसका सर्म या फिर सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। इसका एग्जाम्पल है रेलॉक्सीफेन। तो जो रेलॉक्सीफेन हमने बनाई उसने ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस या फिर रिस्क को बहुत डिक्रीज कर दिया। बट हमने बोला कि कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं है, तो इसने थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस ये भी बढ़ाती है। तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले ईस्ट्रोजन पोस्ट मीनोपोजल फीमेल में कम हो जाता है, इसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पहले हमने सोचा कि ईस्ट्रोजन ही दे दो, पर हमने देखा कि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, बेनिफिट कम है। फिर हमने प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की बात करी, जिसमें भी हमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही थी, बेनिफिट कम था, साइड इफ़ेक्ट्स मेजर थे, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का। फिर हमने बोला कि कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं है, बट वी आर क्लोज, और वो मेडिसिन थी सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, जिन्हें हम सर्म्स भी बोलते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल था रेलॉक्सीफेन। रेलॉक्सीफेन में हमने पढ़ा कि वो ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस को डिक्रीज करती हैं, बट वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवाती हैं। तो अब बात आई, देन व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। तो मुझे लगता है सबने सही बताया होगा। पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, यस, देयर स्टिल बिसफॉस्फोनेट्स। मैंने बोला था, मैंने रिपीट भी किया था, किसी भी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भले ही आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, ड्रग ऑफ चॉइस आर ऑलवेज बिसफॉस्फोनेट्स। दे आर वेरी पोटेंट ड्रग्स, है ना।
हाँ, रेलॉक्सीफेन हम देते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में, बट वो ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस आर बिसफॉस्फोनेट्स ओनली, किसी भी तरह का ऑस्टियोपोरोसिस हो, ठीक है। इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट में हम आगे बढ़ते हैं। अगली दवाई है डिनोसुमैब। क्या क्या? डिनोसुमैब। तो देखो, हम पहले समझ लेते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल में होता क्या है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल में रैंक रिसेप्टर होता है जो कि रैंक लाइगेंड से बाइंड करता है। अब एक बार रैंक लाइगेंड और रैंक रिसेप्टर आपस में बाइंड कर जाएं तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है जो कि बोन रिजॉर्प्शन करवा देता है। क्या क्या क्या? ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे एक रिसेप्टर पढ़ा हमने, रैंक रिसेप्टर, जो कि रैंक लाइगेंड से बाइंड करता है। इन दोनों की बाइंडिंग हो जाए तो बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती है। डिनोसुमैब ऐसी ड्रग है जिस भी दवाई के एंड में मैब आ जाए, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो डिनोसुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट रैंक लाइगेंड। तो डिनोसुमैब रैंक लाइगेंड से बाइंड कर जाती है और रैंक लाइगेंड को रैंक रिसेप्टर से बाइंड नहीं करने देती। तो इससे क्या होता है? बोन रिजॉर्प्शन रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो डिनोसुमैब इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट रैंक लाइगेंड. It binds to rank ligand and prevents rank ligands binding with rank receptor, which inhibits bone resorption. अगली जो हमारी इसी श्रेणी में ड्रग आती है वो है कैल्सीमाइमेटिक्स। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दे आर कैल्शियम मिमिकिंग एजेंट, जो एजेंट कैल्शियम को मिमिक करते हैं, राइट। तो इसमें दो दवाइयाँ आ जाती हैं, सीना कैल्सेट और इटेल कैल्सिटाइड। बेसिकली होता क्या है, आप समझो ये हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर किससे बाइंड करते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट, कैल्शियम से। अब एक बार कैल्शियम से कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर बाइंड कर जाते हैं तो पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज नहीं होती। समझो एक बात को, पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ाते हैं, तो पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज कब होनी चाहिए? जब ब्लड में कैल्शियम कम है। तो जब ब्लड में एडिक्वेटली कैल्शियम है तब वो कैल्शियम स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं होगा। बट इन हाइपोकैल्शीमिया कैल्शियम लेवल इन ब्लड डिक्रीजेस, सो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर विल नॉट बाइंड विद कैल्शियम। कैल्शियम जब सीधी सी बात है, जब कैल्शियम ब्लड में इतना है ही नहीं तो वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कैसे बाइंड करेगा? तो it leads to release of parathyroid hormone which increases blood calcium level. अब जब ये दोनों की बाइंडिंग नहीं हुई तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ जो कि ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है, समझे। अब ये तो है नॉर्मल केस। अब इसकी पैथोलॉजी में क्या होता है कि हाइपरथायरॉयड पेशेंट में कैल्शियम होता है ना, वो कैल्शियम स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर को एक्टिवेट या स्टिमुलेट नहीं कर पाता। तो जो CASR है वो बिकम रेजिस्टेंट टू कैल्शियम। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है इन स्पाइट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें क्या होता है कि हमें कोई कैल्शियम से रेजिस्टेंट हो गया तो कैल्शियम से भी हमें पोटेंट कोई मॉलिक्यूल देना पड़ेगा जो कैल्शियम स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे, जिससे पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज इनहिबिट हो जाए। वो है सीना कैल्सेट और इटेल कैल्सिटाइड। तो जब कैल्शियम स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा कैल्शियम स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर को, तब सीना कैल्सेट और इटेल कैल्सिटाइड कर देंगे, जिससे पैराथायरॉयड हार्मोन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी और बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगा। तो इंडिकेटेड इन ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसके अलावा एक कैल्सिटोनिन बचता है जो सीरम में कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो ये हम सबक्यूटेनियसली देते हैं पेजेट्स डिजीज़ में। तो जो हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो है ड्रग्स स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट, यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स। बेसिकली ये है पैराथायरॉयड हार्मोन के एनालॉग्स। तो अब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग सी चीज़ है और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो आप ध्यान से सुनना। देखो, पैराथायरॉयड हार्मोन में 84 अमीनो एसिड्स होते हैं,
कितने? 84। अब पैराथायरॉयड हार्मोन हमने पढ़ा था कि वो बोन से कैल्शियम कहाँ देता है? ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है और बोन से कैल्शियम ले लेता है, तो बोन डिजॉर्प्शन करवा देता है, मतलब बोन का डिसोल्यूशन हो जाता है। पर जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होंगे कभी लैब में, तब उन्होंने उसे पैराथायरॉयड हार्मोन को ब्रेक करके देखा, तो उन्होंने देखा उनके पास 2 फ्रेगमेंट बने। जो पहला फ्रेगमेंट था जिसमें 84 अमीनो एसिड्स में से शुरू के 34 अमीनो एसिड थे, उन्होंने वो टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि ये तो भैया बोन रिजॉर्प्शन करवाने की जगह ये तो बोन फॉर्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। बाकी के जो अमीनो एसिड्स हैं 34 के बाद वाले, वो कर रहे हैं ये सब काम। तो 1 से 34 तो ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने देर नहीं करी, ये देखते ही उन्होंने ड्रग बना दी जिसमें सिर्फ पैराथायरॉयड हार्मोन 1 to 34 हो। वैसी 2 ड्रग्स हैं हमारे पास, टेरीपैरेटाइड, अबेलोपेरेटाइड। कौन कौन सी? पैराथायरॉयड हार्मोन एनालॉग्स हैं टेरीपैरेटाइड, अबेलोपेरेटाइड। ये हम ऑस्टियोपोरोसिस में देते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इनका? सबक्यूटेनियस, यानी ये सबक्यूटेनियसली हम देते हैं। तो ये हुई हमारी ड्रग्स स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट या फिर बोन फॉर्मिंग सेल्स। अब हम पढ़ते हैं डुअल एक्शन ड्रग्स। डुअल एक्शन ड्रग्स क्या करती हैं? ये ऑस्टियोक्लास्ट को तो इनहिबिट कर देती हैं और ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट कर देती हैं, मतलब ये दोनों करती हैं। बोन रिजॉर्प्शन को रोकती हैं और बोन फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन का घुलना या बोन का डिसॉल्व होना, तो उसे तो रोक दिया और बोन फॉर्मेशन को बढ़ा दिया। तो इनमें सबसे पहली ड्रग आती है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट। तो स्ट्रॉन्शियम रिजेंबल कैल्शियम, दस गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोन्स, मतलब बोन फॉर्मेशन बढ़ गया। एंड अनलाइक कैल्शियम, ऑस्टियोक्लास्ट आर नॉट एबल टू रिमूव स्ट्रॉन्शियम, तो बोन रिजॉर्प्शन बढ़ गया। तो मतलब एक बार बोन में इनकॉर्पोरेट हो गया और फिर रिजॉर्ब भी नहीं हुआ, मतलब परमानेंट हो गया। हम देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके अलावा एक रिसेंटली डेवलप्ड ड्रग है रोमोसुजुमैब। मैब से हमें पता चल रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, किसके अगेंस्ट? स्क्लेरोस्टिन के अगेंस्ट। तो बेसिकली स्क्लेरोस्टिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है और ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब बोन डिसॉल्विंग को बढ़ाता है और बोन फॉर्मेशन को कम करता है। तो हम स्क्लेरोस्टिन को ही इनहिबिट कर देंगे। अब एक बार स्क्लेरोस्टिन को इनहिबिट कर दिया तो ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ जाएगा और ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन कम हो जाएगा। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट स्क्लेरोस्टिन। तो ये पढ़ा हमने ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और गुड बाय।